हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। एंड इससे पहले हम न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जैसी लाइफ प्रोसेस को कवर कर चुके हैं। तो चलिए एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन को हम रीड करते हैं और उसको समझते भी हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हमें पता है कि हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी की जो सीरीज है उसमें कवर कर रहे हैं। तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी हमारी एक लाइफ प्रोसेस ही है, in which a substance synthesized or absorbed in one part of the body is carried to other parts of the body। जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है आप हिंदी में समझिए पहले कि एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को ले जाना। एंड इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है, वो किसी भी सब्सटेंस को जो कि सिंथेसाइज्ड या एब्जॉर्ब हुआ है हमारी किसी एक बॉडी पार्ट में उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है। एंड उस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एंड इस सिस्टम में हमारी बॉडी में जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो कि हमारा न्यूट्रिशन जो हमने लिया है एंड रेस्पिरेशन के थ्रू जो सिंथेसाइज होकर उसमें ऑक्सीजन मिक्सड आउट हो गई है, उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए हर बॉडी पार्ट में जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। एंड इस ट्रांसफ़र ऑफ जो सिस्टम है हमारा ट्रांसफ़र करने का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसको ही हम ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। एंड आपको तो पता ही है कि हम एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन रीड करते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं वो मैंने आपके लिए मार्क करके रखी हुई हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं अपनी तरफ से ऐड भी करती हूँ इसमें। तो चलिए रीड करते हैं। वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि जो हमारा ब्लड है रेस्पिरेशन के थ्रू वो हमें फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड क्लास 9th में आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ब्लड है वो एक फ्लूइड यानी कि बहता हुआ कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज क्योंकि ये एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। एंड क्योंकि इसका जो नेचर है वो सॉलिड नहीं, फ्लूइड है, लिक्विड है, इसीलिए इसको एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। एंड जो ब्लड ये हम कहते हैं कि ये फ्लूइड है वो इसलिए है क्योंकि उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है। प्लाज्मा ही एक ऐसा एलिमेंट है उसमें जो कि फ्लूइड इन नेचर है। एंड दैट्स वाई हम प्लाज्मा की प्रेजेंस की वजह से ब्लड को भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। जिसमें प्लाज्मा क्या करता है हमारे जो सेल्स में सस्पेंडेड होता है, सस्पेंडेड यानी कि फैला हुआ होता है, वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को एंड कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, जो कि हम अपने फीकल वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड जिसको हम अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको जो भी रिमेन बचता है उसको वेस्ट आउट करके निकाल देते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का टाइटल भी होने वाला है। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। एंड ऑक्सीजन किसके द्वारा ली जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड में ही एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा जो कि किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कराता है, फूड को और कार्बन डाइऑक्साइड को और कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी। लेकिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में कौन हेल्प करता है हमारे ब्लड में, वो होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सॉल्ट्स जो कि हमारे ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. अब क्योंकि हमें ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होगी जो कि हमारे इस जो एक पार्ट से लेकर कोई सब्सटेंस को दूसरे पार्ट्स तक भेजने में हेल्प करे, उसको पंप करने में हेल्प करे ताकि उसका जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ सके। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने घर में देखा होगा तो आपने जो आपके घर पे जो पानी आता है उसके लिए आपने एक मोटर लगाई होगी। मोटर का काम क्या होता है, जो भी सिटी का कनेक्शन होता है वाटर डिपार्टमेंट से, वहाँ से जो पानी आता है वो पंप आउट करता है। पंप आउट मीन्स जस्ट प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से आपके यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर जाकर टंकी में भर जाए, टैंक में भर जाए पानी, जिसकी वजह से आप उसको जो अदर टैप्स वगैरह में या फिर किसी भी पीने के लिए, नहाने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज़ कर सके पानी। तो इन एंड ऑल जो आपके जो पंप होता है जिसको हम हिंदी में या फिर नॉर्मल लेमन लैंग्वेजेस में कहते हैं टिल्लू पंप, तो उसका काम सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि वो एक चीज़ को दूसरी जगह तक, हर जगह तक पहुँचाने में हेल्प कर सके, उसमें प्रेशर लगा के ताकि वो फॉरवर्ड आउट हो सके, उसमें कुछ दिक्कत ना आए। इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि सेम इसी पंप की तरह काम करता है। एंड वो क्या है, वो है हार्ट। एंड
आफ्टर ऑल जब हार्ट हमारे किसी भी सब्सटेंस को पंप आउट कर देगा, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर देगा, फिर काम आता है हमारी बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स के लिए। ट्यूब्स यानी कि वहाँ पर वो जगह जहाँ पर ये सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के थ्रू ट्रेवल करेंगे एंड हर एक बॉडी पार्ट में वो जो सब्सटेंस है, जो न्यूट्रिएंट है, जो सिंथेसाइज किया हुआ हमारा जो, या फिर वेस्ट कह सकते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फैलेगा और हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुँचेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए जिसमें हमारे आते हैं आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ये तीन जो हमारे ट्यूब्स हैं वो नेटवर्क उनका चाहिए। एंड एक सिस्टम ऐसा चाहिए जहाँ पर ये हार्ट और जो ट्यूब्स हैं वो साथ में मिलकर काम कर सके एंड हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है हमारी बॉडी में वो एफिशिएंटली हो भी सके। एंड एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए जहाँ पर अगर इस सिस्टम को कुछ भी डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप से ही रिपेयर हो सके। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जहाँ पर हम बात करते हैं अपने हार्ट की। अवर पंप द हार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे घर पे भी पंप लगे होते हैं टू बिकॉज ऑफ द फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक पंप लगा है जिसको हमने हार्ट का नाम दिया है। द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि है द हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, यानी कि वो मसल से मिलकर बना हुआ है, विच इज़ एज बिग एज आर फिस्ट, यानी कि एंड इसका जो साइज़ है वो हमारी एक मुट्ठी जितना है। हमारी अगर आप अपने जो 5 फिंगर्स हैं उसको अगर आप बंद कर लेंगे एंड जो भी आपका फिस्ट यानी कि मुट्ठी का साइज बन रहा है उतना ही बड़ा आपका हार्ट है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, एंड क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट होंगी हार्ट के द्वारा, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स। इसलिए हमारे हार्ट के पास एक डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड के लिए, या फिर डीऑक्सीजनेटेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के लिए। क्योंकि अगर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ऑफकोर्स हमारा जो रेस्पिरेशन ने जो भी काम किया है ऑक्सीजन को लेने का वो सारा वेस्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन को पहुंचाना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना हमारे बॉडी से, ब्लड से, तो ये एफिशिएंटली ये काम हो पाए इसलिए हमारे जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स बनाए गए हैं जिसको हम वेंट्रिकल एंड ऑरिकल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के नाम से हम जानते हैं। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे हार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ चैम्बर्स होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन रिच ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उस ब्लड को हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से मिक्स होने से बचाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। एंड जैसे कि हमने आपको बताया था रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट होती है जो मैंने आपको बताया था ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्वेलाइज, वो कनेक्टेड होते हैं काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स से जो कि डायरेक्टली ब्लड से कनेक्ट होते हैं। एंड एल्वेलाई में जब ऑक्सीजन जाती है तो वो ट्यूब्स के थ्रू काफ़ी सारे जो हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है उसमें जाकर ब्लड में मिल जाती है। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता, जो ऑक्सीजन वाला जो हमारा ब्लड होता है वो बॉडी में फ्लो होता है, उसको फ्लो कराने के लिए, और जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो गया है उसको वापस हमारे बॉडी से लंग्स में ले जाकर उसको फिर से ऑक्सीजन वाला ब्लड बनाने के लिए ये जो सारा सिस्टम है वो हार्ट ही हमें हेल्प करता है उसमें। नाउ वी विल रीड मोर अबाउट इट। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स में पहुंचना होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऐसे ब्लड को लंग्स से हमारे हार्ट के द्वारा हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में भेजना होता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एंड फिर हार्ट में पहुंचने के बाद हमारा हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हमारी बॉडी ऑर्गन्स में भेज देता है, जिसकी वजह से हम उसको अपनी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हेल्प लेते हैं। कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए एड ऑन किया है हार्ट के लिए, हार्ट के ऊपर, जो कि है प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे लेफ्ट लंग्स में कुछ एक कैविटी के रूप में होता है जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। एंड वो कैविटी यानी कि वो खाली जगह इसी वजह से होती है क्योंकि वहां पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड इसीलिए भी जब हमसे कोई हार्ट की लोकेशन पूछता है तो हम बताते हैं लेफ्ट साइड, बट एक्चुअली में वो लेफ्ट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट लंग के थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है।
एंड अगर हम आपको बताएं कि हमारे हार्ट का वेट कितना होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे हार्ट का साइज होता है हमारे फिस्ट के इक्वल, एंड इसका वेट जो होता है वो मेल्स में और फीमेल्स में डिफरेंट होता है, जहां पर मेल्स में होता है 300 ग्राम्स एंड फीमेल्स में होता है ओनली 250 ग्राम, एंड इट इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम लेयर। इसको पेरिकार्डियम लेयर के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि इससे किसी भी जो हमारे रिब केज में जो प्रेजेंट है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइंस। इस जो डायग्राम मैंने आपको ये दिखाया है एनसीईआरटी में दिया गया है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है एंड मुझे लगता है काफी सारे लोगों को इसमें से ये समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने अपने खुद हैंडमेड जो नोट्स बनाए थे मैंने अपनी क्लास 10th में, वहां पर मैंने हार्ट का एक सिंपलर डायग्राम बनाया था जो कि मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में, तो प्लीज आगे के लिए बने रहिए। एंड वहीं पे मैं आपको जो हार्ट के ये सारे जो पार्ट्स हैं वो वहीं पे मैं आपको समझाने वाली हूँ। उससे पहले हम आगे की जो लाइन्स हैं वो रीड कर लेते हैं। नाउ वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब हम इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। किस प्रोसेस को? हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने की इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्योंकि एल्वेलाई वहां पे प्रेजेंट होती है जो कि डेंस ब्लड जो नेटवर्क ट्यूब्स होती हैं उसको ट्यूब नेटवर्क से कनेक्ट होती है, एंड वो ट्यूब नेटवर्क डायरेक्टली ब्लड में जाकर पोर हो जाती है, डायरेक्टली ब्लड में कन्वर्ट जो कि है मिल जाती है। वहीं पर जो हमारा ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, एंड दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, हमारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है लंग्स से, वो कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट ऑट्रियम। एंड दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड जो हमारा होता है वो सबसे पहले हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में, यानी कि हार्ट में जब आता है तो वहां कहां पर आता है? लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। एंड जब भी और जो लेफ्ट ऑट्रियम होता है हमारा वो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि अपना एक्सपेंड आउट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वो ले सके। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद ब्लड कहां पर जाता है? वील रीड ऑन। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस। एंड इसके बाद फिर जो हमारा जब पूरा ब्लड आ जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑट्रियम में जब आ जाता है, जो कि रिलैक्स था उस वक्त, फिर उसके बाद जो हमारा लेफ्ट ऑट्रियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड इसके बाद दूसरा चैम्बर खुलता है जो कि होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है ताकि जो लेफ्ट ऑट्रियम से जो भी ब्लड आया है वो उसमें चला जाए, so that the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contracts, and जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, in its turn the blood is pumped out to the body, and जब लेफ्ट वेंट्रिकल कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, या फिर कह सकते हैं स्क्वीज हो जाता है, दब जाता है, तो ये वाला ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में चला जाता है। नाउ अब ये आपने देख लिया कि हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में कैसे गया। अब देखते हैं कि हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस लंग्स में कैसे जाता है, एंड वहां से ऑक्सीजन लेकर वापस फिर से हमारी बॉडी में आ जाता है। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। अब द राइट एट्रियम, यानी कि अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे बॉडी से राइट साइड में आता है, हमारे हार्ट के, जो कि होता है राइट ऑट्रियम वाले चैम्बर में। एज इट रिलैक्सेस, एंड जब भी कोई चीज आएगी किसी भी चैम्बर में तो वो जो चैम्बर होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, एंड जब भी कोई चीज वहां से जाएगी वो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, दब जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे फॉरवर्ड मूव कर सके। नाउ as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. एंड जैसे ही राइट जो ऑट्रियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, एंड उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस हमारे लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। Now this transfers blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. वापस जो हार्ट में ये है ना पंप कर देता है हमारे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वापस ये लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन यानी कि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। Since ventricle have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls. And क्योंकि ventricles को हमारे जो ब्लड होता है उसको अदर बॉडी पार्ट्स में पंप करना पड़ता है, तो इसीलिए जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो काफी ज्यादा थिक होती हैं एज कम्पेयर टू ऑट्रियम से। वॉल्स इंश्योर्स दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द ऑट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, एंड फिर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। लेकिन क्या होगा अगर जो लेफ्ट ऑट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ना जाते हुए वापस लेफ्ट ऑरिकल में चला गया? ऑरिकल या फिर ऑट्रियम, आप कोई भी नाम से जान सकते हैं। एंड इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे हार्ट में
चैम्बर्स के साथ साथ वॉल्व्स भी दिए गए हैं। वॉल्व्स को आप अपने लेमन लैंग्वेज में यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं एक टैप की तरह, एक नल की तरह, जहां पर ये एक चैम्बर हो गया, यहां से ब्लड जाता है एंड क्योंकि ये ब्लड वापस फ्लो ना कर जाए इसकी वजह से हमने यहाँ पर एक टैप लगाया हुआ है, एक नल लगाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया है वॉल्व का, जिसकी भी ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके हायर क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं वॉल्स के जो कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो वो बंद हो जाता है वो जगह, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो है वो भी प्रिवेंट हो जाता है, उसको भी हम बचा लेते हैं। द वॉल बिटवीन राइट ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल इज ट्राइकस्पिड। मैंने वो बताया कि जो राइट वेंट्रिकल यानी कि ये देख रहे हैं आप, ये वेंट्रिकल है एंड दिस इज राइट ऑट्रियम, इन दोनों के बीच में जो कह सकते हैं वॉल्व होता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड जो लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। सो आई होप आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। एंड डोंट वरी अगर आपको ये जो सर्कुलेशन है वो नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल डायग्राम, हैंडमेड डायग्राम आपके लिए आगे वीडियो में दिखाया गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। एंड क्योंकि हम ये एनसीईआरटी सीरीज कवर कर रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन रीड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड है हमारे हार्ट का वो सारा डील करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, एंड जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का वो डील करता है हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ब्लू कलर आप मान सकते हैं ऑक्सीजन के लिए, एंड रेड कलर और द ऑरेंज कलर और द पीच कलर इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Okay, so moving on to the next, that is the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। ये जो हमारा सेपरेशन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये प्रिवेंट करता है जिससे हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स होने से बच जाए। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature। हमारा ये जो सिस्टम है एफिशिएंटली वर्क करता रहे हमारी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे ह्यूमन से भी, किन्हीं एनिमल्स में, बर्ड्स में या फिर मैमल्स में, जिनको हमसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एंड इवन बर्ड्स को तो हमसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू कीप देम वार्म, एंड क्योंकि उनको फ्लाई करना होता है एंड फ्लाई करने के लिए ज्यादा एनर्जी का यूज होता है। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have three-chambered heart. एंड इसीलिए जो एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल, कुछ ज्यादा रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि स्नेक, सांप, अर्थवॉर्म देख लीजिए, इनको ये ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई इनके जो हार्ट है उनमें सिर्फ 3 चैम्बर्स होते हैं। बल्कि जो बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं एंड काफी सारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं 4, उनमें होते हैं 4 चैम्बर्स हमारे ह्यूमन बॉडी की तरह ही। एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्स होते हैं? वो होते हैं ओनली 3 चैम्बर्स। एंड अगर उनके अंदर कुछ मिक्सिंग हो भी जाए ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, एंड उनको जो टेम्परेचर अपनी बॉडी में मेंटेन करना होता है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से ही कर लेते हैं। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स। एंड फिशेस की अगर हम बात करें तो उनके पास सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं हार्ट में। एंड द ब्लड पंप्ड टू द गिल्स, एंड जो उनका जो ब्लड पंप होता है वो गिल्स में होता है डायरेक्टली, एंड इज ऑक्सीजनेटेड देयर। अब वहीं पर ऑक्सीजन वहां से वो लेता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो फिश है वो कहाँ से रेस्पायर करती है, कहाँ से ब्रीथ लेती है, वो लेती है गिल्स के थ्रू। एंड जहां पे वो ऑक्सीजन लेंगी तो वहीं से ऑफकोर्स ये ऑब्वियस ही बात है कि उनका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन कहाँ से होगा उसका, ऑफकोर्स गिल्स से होगा। Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passage through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is known as double circulation. हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर होता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। बट फिश के केस में अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही सर्कुलेशन होता है, क्योंकि उसके पास होते हैं सिर्फ 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। एंड क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, एक बार ऑक्सीजन लेकर ब्लड आता है हमारे हार्ट में, फिर हार्ट से जाता है बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से फिर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से फिर लंग्स में जाता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अब हम आ जाते हैं मेरे खुद के बनाए हुए हैंडमेड नोट्स पे, जहां पर मैंने आपको यहाँ पर बताया हार्ट के डायग्राम्स के बारे में। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये मैंने अपने हाथों से खुद से बनाया है, एंड
अगर आप चाहें तो मैं इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी डाल सकती हूँ कि ये जो मैंने हार्ट बनाया है उसका, अगर क्योंकि आपके एग्जाम में ऑफ कोर्स ये या तो मार्क करने के लिए आ सकता है, ABCD आपको बता दिया जाएगा कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, तो ऐसे भी आ सकता है। एंड अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें डायग्राम बनाकर उसमें सर्कुलेशन भी समझाना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी मेकिंग ऑफ हार्ट का ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर आपके यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे डालूं, तो आप इसको हमारे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं इस डायग्राम को, कि जो हमारा ये हार्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया जिसमें 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें ये रहा राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये मैंने आपको जो हार्ट का डायग्राम बताया, इसी में हमने आपको सर्कुलेशन भी बता दिया गया है कि जिसमें कैसे सर्कुलेट होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है राइट ऑरिकल में या फिर राइट ऑट्रियम में। एंड वो कहां पर आता है सबसे पहले अगर आपको बताएं तो चलिए समझते हैं हमारे ब्लड के सर्कुलेशन का पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम। तो ये है हमारा लंग्स जिसमें ऑक्सीजन भर उसमें प्रेजेंट है। एंड लंग्स के बाद जो हमारी ट्यूब्स हैं या फिर जो भी हमारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर होती है। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। एंड उसके बाद जो हमारा जो ये वॉल्व है जिसको हमने वॉल्व 1 के नाम से नाम दिया है, उसमें जो लेफ्ट ऑट्रियम है वो रिलैक्स हो जाता है, फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसमें आ जाता है। एंड देन उसके बाद लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो ब्लड है वो सीधे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये जो हमारा ब्लड है वो फिर से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा जो ये ब्लड है वो इसके थ्रू, जिसको हमने वॉल्व 3 के नाम से वॉल्व 3 का नाम दिया है, उसमें ये जो ब्लड जाता है वो एओर्टा के थ्रू, जिसको लार्जेस्ट आर्टरी भी कहा जाता है, उसके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अब हमने ये देख लिया कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां पर? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये जो हमारा पल्मोनरी वेन्स है उसमें देख सकते हैं आप, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स हुआ, इसमें ब्लड भर गया। फिर लेफ्ट ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हुआ या फिर रिलैक्स हुआ, इसमें ब्लड भर गया। फिर इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड इसको कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो यहाँ चला जाता है एओर्टा में, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है। एंड एओर्टा में ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारा बॉडी पार्ट्स ये रहे सारे। बॉडी पार्ट्स के में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले जाता है हमारे वेना कावा में। वेना कावा के बाद जो हमारा जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी है हमारी, उसको वेना कावा बोला गया है यहाँ पे। एंड इसके थ्रू राइट ऑरिकल में हमारा जो ब्लड जाता है, जिससे फिर ये रिलैक्स हो जाता है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाता है। एंड इसके बाद वॉल्व नंबर 2 में, वॉल्व नंबर 2 खुलती है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, इसमें ब्लड आ जाता है, फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया। एंड इसके बाद जब ये राइट वेंट्रिकल कह सकते हैं कोलैप्स होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसके बाद ये ब्लड जाता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो ये ब्लड जाता है वो जाता है सीधे हमारे लंग्स में। एंड फिर से इसको ऑक्सीजन मिल जाती है एंड फिर से ये जो साइकिल है वो पूरी तरीके से रिपीट होती है। एंड क्योंकि ये ब्लड हमारा सबसे पहले लंग्स से हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी पार्ट में, फिर बॉडी पार्ट से हार्ट में आया, फिर हार्ट से लंग्स में। एंड क्योंकि ये बार बार हार्ट का जो मीडियम पाथ बन गया है, इसीलिए इस वजह से हम इस अपने जो सर्कुलेशन है ब्लड का उसको डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये वॉल्स के बारे में बता दिया है। फिर इसके बाद हमारे हार्ट्स पे कुछ लेयर्स चढ़ी हुई होती हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है। सबसे पहला होता है सेप्टम, जो कि इसका बीच का पार्ट होता है, जिसको हम सेप्टम के नाम से जानते हैं। फिर एक लेयर होती है पेरिकार्डियम की, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। सो आई होप आपको इस सिंपल डायग्राम से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो समझ में आ ही गया होगा। नाउ अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो मैंने आपके लिए जो फ्लो चार्ट लाया हुआ है उसमें हार्ट ट्रांसपोर्टेशन का आप सिंपलर वर्जन भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम शुरू करते हैं बॉडी पार्ट से, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से अगर आपको रेफरेंस के लिए बाद में चाहिए होगा तो आप यहाँ से मूव करके पूरा आप यहाँ से ऐसे करके जो पाथ है वो डिसाइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये रहा हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले गया वेना कावा में। वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फिर राइट ऑट्रियम में। फिर राइट ऑट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलती है, जहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहां पर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कह सकते हैं वॉल्व 4, जैसे मैंने आपको ऊपर नाम दिया है, जिसको हम सेमिल्यूनार या फिर पल्मोनरी वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, वहां वो खुल जाती है।
एंड उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व खुलती है एंड वो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल को जाने के बाद एओर्टिक वॉल्व, जिसको हमने V3 नाम दिया था वॉल्व को, वो खुल जाती है। एंड फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारी मेन आर्टरी, जिसको हम एओर्टा के नाम से जानते हैं, उसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। एंड दिस इज द वे जहां पर ये साइकिल बार बार रिपीट होती जाती है। ओके, सो आई होप आपको इन दो सिंपल डायग्राम से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं ब्लड के बारे में एंड ब्लड प्रेशर के बारे में। अब ब्लड के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक वाइटल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको जो कि एक फ्लूइड इन नेचर है, एंड इट कंटेन्स which contains hemoglobin, a red color pigment। एंड इस ब्लड के पास आरबीसीज हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, एंड एक रेड कलर पिगमेंट भी है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड इसी की वजह से जो हमारी आरबीसीज है यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड कलर की भी है। एंड अगर आपको ये समझना हो जो मैंने आपको अभी ऊपर सर्कुलेशन बताया है, अगर हार्ट से लंग्स में जो सर्कुलेशन हो रहा है उस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड जो सर्कुलेशन हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में हो रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एंड इसी से रिलेटेड अब हम समझेंगे ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि वो फोर्स जो कि ब्लड एक्सर्ट करती है, ब्लड लगाता है, जो कि हमारे कहाँ पर? वेसल्स, यानी कि हमारे आर्टरीज या वेन्स या कैपिलरीज के वॉल्स पर, उनकी जो हम कह सकते हैं, अगर हिंदी में अगर आपको बताएं, नसों में जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी आर्टरीज और वेन्स में से, वो फोर्स जो लगा रहा है उनकी वॉल्स पर, उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। एंड दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। एंड क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो थिन होती हैं, इसलिए जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन एंड विच इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। जो आर्टरीज के अंदर हमारे जो ब्लड प्रेशर लग रहा है, ब्लड का प्रेशर लग रहा है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जब आर्टरीज जब डायस्टोल हो जाती है यानी कि रिलैक्स हो जाती है, तब जो प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब अगर आपके पास आपके घर पर अगर आपकी जो मेजरमेंट मशीन है अगर आपके पास होगी ब्लड प्रेशर की, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर दो मेजरमेंट्स की यूनिट्स लिखी होंगी, जहां पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी या फिर मिलीमीटर ऑफ Hg भी कह सकते हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करती है हमारे बॉडी की। एंड जो नॉर्मल प्रेशर होता है हमारे बॉडी का, किसी भी नॉर्मल बॉडी का सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 के अप्रॉक्स होता है। एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। नाउ दिस इज एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड जो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसको कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। इट इज नोन एज स्फाइग्मोमैनोमीटर। एंड हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, यानी कि जिस किसी को भी हाइपर ब्लड प्रेशर की या हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है उसको हाइपरटेंशन की भी बीमारी होती है। एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स व्हिच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जो कि कॉज होती है जब भी हमारे ब्लड को फ्लो करने में कोई भी दिक्कत आ जाती है, या फिर कहीं अगर वो ज्यादा तेजी से बहने लगता है या फिर उसमें ज्यादा रुकावटें आने लगती हैं, तो इस कारण की वजह से जो हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज होती है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्यूब्स में या फिर ब्लड वेसल्स की तरफ। अब क्योंकि हमने अपने जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम था वो था हमारा पंप, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। एंड नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम का जो एलिमेंट है वो आता है ट्यूब्स के बारे में, जो कि ये जो हमारा घर का जो पानी है वो सारे जो टैप्स वगैरह है, नल वगैरह है, उनमें सप्लाई करेगा। एंड ये जो काम हमारे बॉडी में होता है वो करते हैं ब्लड वेसल्स। हमारे जो घर में ट्यूब्स होते हैं उनको नॉर्मली हम ट्यूब्स या पाइप्स कहते हैं। एंड हमारे बॉडी में ये जो ट्यूब्स और पाइप्स जो काम करते हैं सेम, उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो होती है आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज। 3 तरीके की आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में। अब इससे पहले हम इसके बारे में जाने, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आवर बॉडी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है दैट 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे जो हार्ट करता है उसको हार्ट बीट कहते हैं। यानी कि एक बार में जब वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड उसके बाद जो रिलैक्स हो जाता है, इस एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन की पूरी प्रोसेस को हम एक हार्ट बीट कहते हैं। एंड 70 से लेकर 72 पर मिनट हमारी जो हार्ट बीट होती है वो रेस्ट के दौरान होती है।
मैक्स टू मैक्स 100 पर मिनट होती है जब हम विगरस एक्सरसाइज यानी कि हेवी एक्सरसाइज करके आते हैं, जिम वगैरह से वॉकिंग करके रनिंग करके आते हैं, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 100 के अप्रॉक्स 100 के अराउंड होती है। नाउ मूविंग ऑन टू दी ट्यूब्स यानी कि ब्लड वेसल्स से आर्टरी। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज एक ऐसे वेसल्स होते हैं, एक ऐसे ट्यूब्स होते हैं जो कि ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जाने का काम करते हैं। कहां पर ले जाने का काम करते हैं? हमारे हार्ट से अदर बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। सिंस द बॉडी इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। एंड क्योंकि हमारे जो पंप है वो पंप किया हुआ ब्लड हाई प्रेशर में होता है, तो आर्टरीज को उस प्रेशर को झेलने के लिए उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, वो थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन्स, और इलास्टिक भी होती है ताकि जो हमारे जो आर्टरीज है उन पे ज्यादा जोर ना पड़े। Now veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. And veins का काम क्या होता है? वो काम होता है हमारे बॉडी ऑर्गन से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेकर आना और वापस हार्ट को देना। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज जो ब्लड हमारे बॉडी जो वेन्स होती है उनको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर और कोई पार्ट्स में तो पंप नहीं लगा हुआ ना जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करे। इसी वजह से जो बॉडी के अंदर जो बॉडी से हमारा जो ब्लड लेता है वेन्स, उसके लिए उसमें प्रेशर नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको थिक वॉल्स की जरूरत नहीं होती है। द वॉल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन। बल्कि जो वेन्स में क्या होता है, वॉल्स प्रेजेंट होती है जो कि इंश्योर करती है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी में वापस ना चला जाए और मिक्स ना हो जाए हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। On reaching an organ or the tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are 1 cell thick and are called capillaries. अब आर्टरीज का ही कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि जब आर्टरीज जो कि थिक वॉल्ड ट्यूब्स होती हैं वो हर एक छोटे से छोटे सेल्स तक नहीं पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज को अपने पतले या फिर कह सकते हैं थिन रूप में कन्वर्ट होना पड़ता है, एंड ताकि वो जो सारे जो सेल्स हैं उसमें हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंचा सके थ्रू द ब्लड। इस वजह से जो आर्टरीज जब डिवाइड होती हैं पतले पतले छोटे छोटे थिन ट्यूब्स में, तो उन स्मॉलेस्ट जो वेसल्स होते हैं उस ट्यूब्स को हम कहते हैं कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। एंड जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का ब्लड में और सराउंडिंग्स के थ्रू, वो कैपिलरीज में ही जो है वो अकर करता है। The capillaries then join together to form veins that convey the blood from the organs or the tissue. And ये जो capillaries होती है फिर वो बाद में veins में join हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड से ऑर्गन जो बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड है वो वापस हार्ट में दे देते हैं। नाउ मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। मैंने आपको जो सिस्टम बताया था ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम थे, जिसमें था हमारा सबसे पहले पंप जो कि हमने कवर कर लिया है, देन दैट इज ट्यूब्स जिसको हमने अभी कवर कर लिया है हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, एंड थर्ड ये था कि हमारे एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम हो जहां पर अगर कोई इलनेस या फिर अगर कोई खराबी आ भी जाती है तो वो अपने आप रिपेयर हो सके। ऐसा एक मैकेनिज्म भी हमें जरूरत थी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, तो वो सिस्टम आ जाता है हमारे प्लेटलेट्स के द्वारा। यानी कि प्लेटलेट्स है हमारे मेंटेनेंस वर्क में, विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक। अब इन्होंने एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर क्या होगा जो हमारा जो ट्यूब्स का सिस्टम है सारा, उसमें से कहीं अगर लीक होने लगता है। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। उस सिचुएशन को याद करिए जब हम कभी इंजर्ड हो जाते हैं और ब्लीडिंग हमारे जो बॉडी से है वो स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। एंड इसी वजह से नेचुरली हमारी बॉडी को भी पता है कि हमारे जो बॉडी में ब्लड की जो अमाउंट है वो बहुत कम है, एंड हमारी बॉडी को नीड है उसकी। इसी वजह से नेचुरली जो भगवान जी ने हमारे अंदर ये सिस्टम फिक्स करके दिया हुआ है कि अगर कभी भी ऐसा लीक हमारे बॉडी के ट्यूब्स में ब्लड वेसल्स में नजर आएगा तो वो अपने आप ही इसको ठीक करने में सक्षम होगा। इन एडिशन लीकेज वुड लेड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। एंड जब भी लीक हो जाएगा तो प्रेशर भी रिड्यूस होगा, और प्रेशर रिड्यूस होगा तो हमारे जो पंपिंग सिस्टम है उसमें भी खराबी आएगी, एंड अल्टीमेटली अगर ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो हमारे वो डेथ को भी कॉज कर सकता है। एंड अगर इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जानकारी दूं तो एक टर्म है हीमोफीलिया, जो कि एक जेनेटिक डिसीज है जो कि तब अकर होती है जब हमारी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है नेचुरली, एंड स्मॉल इंजरी भी हमारे डेथ का कारण बन सकती है। मान लीजिए अगर आपको छोटी सी चोट लगी है और अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की जो काउंट्स हैं वो बहुत कम है और वो नेचुरली हील नहीं कर पा रही है हमारी उस छोटी सी चोट को भी, तो वो छोटी चोट भी हमारी डेथ की मौत की कारण बन सकती है।
Now to avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these point of injuries. And फिर ये जो हमारा प्लेटलेट्स है वो उस जहां पर लीक होता है वहां पर जाके इकट्ठे होते हैं, वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीक है वो बंद हो जाता है हमारे ब्लड से और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है. क्लॉटिंग इन द सेंस इकट्ठे हो जाना. ओके, सो क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था हमारे बॉडी के बाहर, लीक हो गया था, चोट लगी थी, तो वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाती है. नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ क्या है? एक कलरलेस फ्लूइड है जिसका कंपोजिशन सिमिलरली होता है प्लाज्मा की तरह. अगर हम प्लाज्मा से उसमें से प्रोटीन हटा दें तो, अगर हम प्लाज्मा से प्रोटीन हटा दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा? लिम्फ बन जाएगा. एंड लिम्फ क्या है? एक फ्लूइड टिश्यू ही है. देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन. एक और चीज है हमारे बॉडी में फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है. दिस इज कॉल्ड लिम्फ, जिसको हम लिम्फ कहते हैं. एंड ये एक टिश्यू होता है फ्लूइड. Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escapes into intercellular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph. ओके, सो क्या होता है हमारी कैपिलरीज में कहीं कहीं जगह कुछ एक पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से कभी कभी जो कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स एस्केप हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं. एंड वो सीधे जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में जहां पर टिश्यू फॉर्म करते हैं. एंड इस फ्लूइड टिश्यू को ही हम लिम्फ का नाम दे देते हैं. इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसके ही जैसा सिमिलर है, बट फर्क क्या है? ये कलरलेस है और प्लाज्मा के कंपेयर में प्रोटीन भी कम कंटेन करता है. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intracellular spaces, which join to form large vessels that finally open into the large veins. लिम्फ भी कुछ नहीं है, एक करेक्टिव टिश्यू ही है जहां पर ये धीरे धीरे जाकर आगे चलकर कैपिलरीज से ज्वाइन कर जाता है एंड कैपिलरीज आगे चल के वेंस को ज्वाइन कर जाती है. नाउ लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट. लिम्फ का काम होता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट जो होता है उसको कैरी करना. कहां से? इंटेस्टाइन से लेकर एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. और वापस जो अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है तो वो वापस वो ब्लड में पोर हो जाता है, वापस ब्लड में चला जाता है. सो दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने आपको ऊपर हार्ट या फिर ब्लड वेसल्स के बारे में बताया. दिस इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट अगर आपके एग्जाम में आने के लिए. सो अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको रीड एक बार जरूर करें, बट ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये काफी ज्यादा सालों में बहुत कम बार पूछा गया है. मतलब कह सकते हैं 5-6 सालों में 1 या 2 बार ही आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है. बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, बट ऑफकोर्स वाई टेकिंग चांस आप इसको एक बार रीड तो कर ही सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स. अभी हमने बात की पूरे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में. अब बात करते हैं प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि एज वी नो के प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं एंड हमारे ही तरह जो भी हमारे अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर भी ये सारी जो लाइफ प्रोसेस है वो अकर करती है. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves. हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है अपनी लास्ट वीडियो में एंड इन्होंने अपने लास्ट पेजेस में, जहां पर बात की गई है कि प्लांट्स कैसे सिंपल कंपाउंड लेते हैं जैसे कि CO2 और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी एनर्जी बनाते हैं, स्टोर कर लेते हैं क्लोरोफिल की मदद से, जो कि कहां पर स्टोर हो जाती है? लीव्स में. The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. And plants क्योंकि immobile है, यानी कि वो कहीं आ जा नहीं सकते, तो उनके लिए जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आता है? कहाँ से आएगा? वो उनके लिए आएगा सबसे नियरेस्ट जगह से, जो कि है उनके लिए सॉइल. एंड सॉइल में ही उनके लिए प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जहां से वो अपनी एनर्जी का यूज ले सकते हैं और इनटेक कर सकते हैं इस तरीके की न्यूट्रिएंट्स को. नाउ the absorption of these substance therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. एंड इस तरीके का जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का वो अकर करता है रूट्स के थ्रू. रूट्स के थ्रू बाकी के जो प्लांट्स की बॉडी होती है उसमें वो ट्रांसफर होता है. इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the body. बट अगर हम बात करें प्लांट्स की जो कि छोटे होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, यानी कि अभी सॉइल से अभी उन्होंने कह सकते हैं उगना स्टार्ट किया है, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली रूट्स से अपना न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द रूट्स से लेकर अपने लीफ पार्ट तक. बट ऐसे प्लांट्स का क्या जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं, काफी ज्यादा हाइट होती है उनकी, एंड सिर्फ रूट्स सिर्फ ऐसा उनकी हेल्प नहीं कर सकती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उनको हर एक पार्ट ऑफ प्लांट के ट्रांसपोर्ट करने में.
नाउ देयर एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, एंड इसलिए उनकी जो एनर्जी नीड्स होती है वो डिफर करती है, अलग होती है उनकी डिफरेंट बॉडी डिजाइन से. प्लांट्स डू नॉट मूव, ऑफ कोर्स प्लांट्स मूव नहीं करते हैं. एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज. एंड प्लांट्स की जो बॉडी होती है उनमें लार्ज प्रपोर्शन में डेड सेल्स प्रेजेंट होती है. एंड एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, एंड इस वजह से प्लांट्स को लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं है, कहीं चलना नहीं है, फिरना नहीं है, कुछ काम नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है. तो एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स जो होते हैं उनको एनर्जी की कम नीड होती है. प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम द लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स. प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कैसे एनर्जी को मूव कराएगा? वो एनर्जी को मूव कराएगा जो कि लीव्स में स्टोर्स जो फूड है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसमें से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड जो भी रॉ मटेरियल्स हमें रूट से मिलते हैं उसको भी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के थ्रू. एंड दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स. ये जो ट्यूब्स होते हैं उसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं. दोनों पाथवेज अलग अलग होते हैं. एक पाथवे होता है जो कि लीव्स से पूरे प्लांट्स में जाता है, एंड एक पाथवे होता है जो कि रूट्स से रॉ मटेरियल्स लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में कन्वर्ट होकर ट्रांसपोर्ट करता है जो मटेरियल्स को. जिसमें से जो पहला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो पहला ट्यूब है, कंडक्टिंग ट्यूब है, जो ट्यूब सिस्टम है वो है जाइलम का, जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से. सॉइल से वो और भी जो ज्यादा जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें स्टेम्स में एंड फिर जाके लीव्स में वो ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम. एंड जो लीव्स से जो कि फोटोसिंथेसिस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9, एंड आई होप अगर आपने क्लास 9 पढ़ी है तो फिर आपने अपने क्लास 9 में टिश्यूज वाले चैप्टर में ये इसकी जानकारी जरूर ली होगी, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिटेल में. नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो कि जाइलम करता है उसके बारे में जान लेते हैं. इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस सिस्टम. जो जाइलम टिश्यू होता है उसमें वेसल्स और ट्रैकिएट्स होते हैं, रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के, इन तीनों के अलग अलग, लेकिन ये एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी में एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बिल्ड होता है, एंड जो वाटर कंडक्टिंग का जो प्रोसेस है वो इजिली हो पाता है. At the roots, cells in contact with the soil actively take up ions. जो रूट्स से कनेक्टेड होते हैं कुछ सेल्स उनके वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, उसमें से जो आयंस होते हैं वो लेते हैं एंड उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर पार्ट्स प्लांट्स के लिए. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल. Water, therefore, energy material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material into the phloem to the tissue, which leaves less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant's needs. For example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds, which need energy to grow. एंड इस पैराग्राफ में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये सिंपली तरीके से ये बोल रहा है कि जिस तरीके से हमने रूट्स से, हमारे जो सॉइल में रूट्स प्रेजेंट होती है उसमें आयंस का डिफरेंस हो जाएगा हमारे रूट्स और स्टेम्स में. तो क्या होगा, जो जब भी किसी को जरूरत ज्यादा पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको डिफ्यूजन में बताया था कि जहां पर कह सकते हैं चीजों की कमी हो, तो वहां से जहां पर चीजों की मतलब ज्यादा चीजें हो, वहां से ज्यादा से कम की तरफ जाता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. एंड इसी तरीके से एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस अगर होगी, जहां पर अगर लीव्स में कुछ चीजें स्टोर है तो अगर वो रूट्स को ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसकी, तो लीव्स से वो चीज, यानी कि इसमें जो एग्जांपल दिया गया सुक्रोज का, मान लीजिए लीव्स में जो सुक्रोज है वो अगर रूट्स को ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो जो सुक्रोज है वो फ्लोएम के द्वारा नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि रूट्स में चला जाएगा. एंड अगर मिनरल्स वगैरह की अगर जरूरत कभी लीव्स को हुई तो वो जो जाइलम के थ्रू जो उसमें मिनरल्स या आयंस हैं रूट्स के अंदर, क्योंकि सॉइल के अंदर हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं कुछ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या फिर मिनरल्स, क्योंकि हम उसमें पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो अगर लीव्स को उसकी जरूरत होगी तो जाइलम के थ्रू वो जो रूट्स में आयंस और मिनरल्स प्रेजेंट है वो ऊपर अपर पार्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि लीव्स वगैरह होती हैं, स्टेम्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. तो सिंपल इसका मीनिंग यही है कि जब जिसको जो भी जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो प्लांट का है वो उसमें हेल्प करेगा, एंड जब भी जिसको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको दोनों को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे. एंड ये जो क्वेश्चंस हैं आप इसके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में नहीं भेज रहे हैं. काफी सारे लोग वीडियो देखते हैं बट एंड तक नहीं देखते हैं, जिसमें मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ऑफ कोर्स बताऊंगी, बट अगर आप इसके आंसर्स हमें पहले कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसके बाद. सो नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रीशन को कवर करेंगे, एंड आई होप इसके बाद ये जो लाइव प्रोसेस का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, एंड आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली. तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.